नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसी रही एग्ज़ाम सबकी? अच्छी रही ना? आप सबने अच्छी तैयारी की होगी और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, ऐसी आशा रखती हूँ। अभी हम हिंदी का कोर्स आगे बढ़ेंगे, तो आज हम 4th चैप्टर लेंगे जिसका नाम है अकेली, जिसके लेखक है मन्नू भंडारी। उनका जन्म हुआ था 1931 में। थोड़ा हम लेखक के बारे में जानेंगे। तो मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक ग्राम में हुआ था। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बहुत ही बड़ा योगदान है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका रही है। आधुनिक कहानीकारों में मन्नू भंडारी का नाम आदर से लिया जाता है। प्राध्यापिका यानी शिक्षिका, टीचर थी वो। अभी हम थोड़ा लेसन के बारे में जानेंगे। तो प्रस्तुत कहानी में इस लेसन का प्रकार है कहानी, गद्य का प्रकार है। प्रस्तुत कहानी में गांव की महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण किया गया है। सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उसके पति पुत्र वियोग की पीड़ा के कारण तीर्थों में रहा करते थे। अतः बुआ अकेली थी। गांव में किसी के यहाँ प्रसंग होता था तो वे जी जान से काम करती थी। संबंधियों के यहाँ जाने के लिए मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी वो बेच देती है, लेकिन न्योता नहीं मिलता। यह कहानी एक दुखी महिला के एकांकी जीवन की संवेदना व्यक्त करती है। मतलब स्त्री को कैसे कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अकेली स्त्री जो जिसको उसके पति ने भी ठुकरा दिया था, तो ऐसी स्त्री की यहाँ पे कहानी है, जिनका नाम था सोमा बुआ। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। ये तीन सेंटेंस सोमा बुआ के लिए। बुढ़िया यानी वृद्ध है, परित्यक्ता यानी पति से त्यजी हुई, मतलब पति ने उसका त्याग कर दिया है, और फिर वो सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तजकर तीर्थवासी हुए, और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। क्या हुआ, सोमा बुआ का जवान बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके दुख में सोमा बुआ भी जैसे जल्दी से वृद्ध हो गई। जैसे उनकी जवानी चली गई, और उनके पति थे जिसको पुत्र वियोग का सदमा यानी कि ऐसा आघात लगा कि वो पत्नी और घर बार सब कुछ छोड़कर तीर्थ करने चले जाते हैं। और फिर परिवार में और दूसरा कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो सोमा बुआ के एकाकीपन यानी अकेलेपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान यानी कि विघ्न, मुश्किल उपस्थित नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं आया। ये हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्हें पति की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। मतलब ये उनका जीवन था। अकेले रहते थे, लेकिन साल में एक बार उनके पति आते थे, लेकिन जब वो आने वाले होते थे तब सोमा बुआ उनका इंतजार नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी वो हम आगे पढ़ेंगे। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन, मतलब पति जब रहते थे ना उनके साथ, तो ये जो सोमा बुआ थी ना, वो मुरझाई सी, मतलब दुखी रहती थी। क्यों रहती थी? तो क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार, मतलब उनको प्यार नहीं करते थे, नफरत जैसा व्यवहार करते थे उनके साथ। तो उनको अंकुश उनके रोजमर्रा जीवन को अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता था। मतलब जब उनके पति नहीं थे, तो ये पूरे लाइन का ऐसा होता है कि खुलकर जी रही थी। अकेली होती थी तो वो खुलकर जीती थी। उनको जो दिल में आता था वो काम करती थी, जिसको मदद करनी चाहिए थी मदद करती थी, भजन कीर्तन। लेकिन जब उनके पति आते थे तो उनके पति के हिसाब से ही उनको चलना पड़ता था, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता था,
और सन्यासी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि वो दो मीठे बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे। संबल यानी कि सहारा, मतलब उसको बाहर जाना, वो बाहर बाहर जाती थी तो वो उसके पति को पसंद नहीं था, तो इन सब पर वो कंट्रोल, फिर उस सोमा बुआ को घर में ही रहकर सब कुछ करना पड़ता था। और ऐसी परिस्थिति में भी उसके पति का व्यवहार कैसा था कि उनके साथ प्यार भरे दो बातें भी नहीं करते थे, प्यार से सहारा भी नहीं देते थे, इसलिए सोमा बुआ अकड़ जाती थी। जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे, इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी थी। पति हमेशा पत्नी का सहारा होता है, आसरा होता है, लेकिन सोमा बुआ के जीवन में कुछ अलग ही था। 12 महीने में एक ही महीने उसके पति उनके पास आते थे, लेकिन 11 महीने तक वो पड़ोसियों के सहारे जीती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेई हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम करती थी। अकेलेपन का जीवन जीने वाली जो सोमा बुआ थे, उन्होंने आस पड़ोस और समाज को ही अपने संबंधी बना चुकी थी वो। हाँ, गांव में किसी के भी घर पे प्रसंग हो, कुछ भी हो, तो वो दिल लगाकर जी जान तोड़कर काम करती थी, जैसे वो खुद का घर हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए और अभी अभी कहा सुनी हो चुकी है, मतलब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस एक महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उसकी जीभ भी सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। मतलब सोमा बुआ के पति थे तो आंगन में वो धूप खा रही थी, जैसे विंटर के समय में हम कैसे बाहर बैठकर धूप में बैठते हैं, वैसे। फिर पास में कटोरी थी, वो हाथ में हाथ मल रही है, मतलब मालिश कर रही है और बड़बड़ा रही है कि एक महीने में अन्य अवयवों का शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ भी सबसे अधिक सजीव और सक्रिय उठती है। मतलब वो अपने पति के बारे में कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर राधा भाभी उतरती है। क्या क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया, मतलब वो बुआ बड़बड़ा रही थी तो राधा को कुछ डाउट हुआ, तो उसने पूछा कि क्यों बड़बड़ा रही हो ऐसे? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौके वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभालेगा नहीं जो सो जल्दी से चली गई। बुआ ही वही, बुआ भी वही। और सर कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू किए। जब राधा ने क्वेश्चन किया तो वो कहने लगी कि जो गांव में चौके वाले किशोरी लाल है उनके बेटे का मुंडन था। मतलब मुंडन में बहुत सभी पूरे बिरादरी यानी पूरे समाज को न्योता नहीं दिया जाता, लेकिन वो पैसे वाले थे तो उसका दिखावा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुंडन में सबको। तो ये सोमा बुआ को लगा कि उनके घर में तो सभी नई बहुएं हैं, उनको कामकाज की कुछ पता नहीं होगा, तो वो उनको मदद करने के लिए उनके घर चली जाती है। फिर इसके बीच में वो राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने लगती है। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। मतलब राधा बुआ के हाथ से पापड़ लेकर सुखा भी रही है और साथ में किशोरी लाल के घर की बात कर रही थी कि कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता, क्योंकि घर में कोई बड़ा था नहीं, इसलिए उनको कोई बताने वाला नहीं था। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूट गया और उसकी याद से ही फूल गया, याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। मतलब जो गीत गाने वाले आई थी वो भी जैसे तैसे गीत गा रही थी और वो सुनकर सोमा बुआ को बहुत ही हंसी आ रही थी और उस हंसी में दुख को भी उसने भुला दिया था। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्ठी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए थे और इतने बना दिए थे कि 2 बार खिला दो। फिर वहाँ का वर्णन करती है कि
जैसे जहाँ पे खाना बन रहा था वहाँ देखा तो समोसे कच्चे उतर गए थे और इतने सारे कि 2 बार खिला दे से। मतलब जिसके घर पे खाना बन रहा था उसको किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं था, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा था। और गुलाब जामुन तो इतने कम कि पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय खोआ मंगा कर नए गुलाब जामुन बने, मतलब मावा। और फिर क्या क्या हुआ, जब बुआ को पता चला, सोमा बुआ को, कि उनके घर में किशोरी लाल के घर की कंडीशन ऐसी है कि समोसे ढेर सारे बने हैं लेकिन कच्चे हैं और गुलाब जामुन कम है, तो ऑन द स्पॉट अपने अनुभव का उपयोग करके उन्होंने मावा मंगाया और गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुए और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं, कहने लगे। मतलब सोमा बुआ ने उनकी किशोरी लाल के घर की इज्जत रख ली, इसलिए सब उनके आभारी थे। और क्या कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज बद उड़ जाती। मतलब हमारी इज्जत मिट्टी में, बद उड़ना मतलब लोग हंसने लगते हमारी इज्जत पर ऐसे। अम्मा तुमने हमारी लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से थोड़ी आएगा, कोई नहीं आएगा। मतलब सोमा बुआ सबको अपना ही समझती थी, तो उनको कहा कि मैं आपकी अपनी हूँ, अगर अपने काम नहीं आएंगे तो बाहर से थोड़ी आएगा कोई। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे सवेरे चली आती। मतलब आजकल उनका कहना था कि मेरे पति घर पे है, इसलिए उनका खाना बाना बनाना पड़ता है, वरना तो मैं बहुत ही जल्दी आ जाती। स्टूडेंट, यहाँ पर लेसन का फर्स्ट पार्ट पूर्ण होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अस्तु।